हेलो एवरीवन। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ सी का रिवीजन करेंगे। उसमें कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग का बेसिक है, उसका उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बाद में उसके फीचर्स क्या है, बाद में बेसिक सी प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, बाद में ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, बाद में वेरिएबल एंड कांस्टेंट पढ़ेंगे, उसके रूल्स क्या है, आइडेंटिफायर्स है, जिसे आइडेंटिफायर का नेमिंग करते हैं तो उसमें कौन से चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है वो भी पढ़ेंगे। और ये था आज का लेक्चर का ओवरव्यू। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्टिंग में क्या आएगा, फंडामेंटल्स ऑफ सी है, उसमें फर्स्ट आता है फीचर्स ऑफ सी। ठीक है, ये बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द फीचर्स ऑफ सी। ओके, तो फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें कौन से आएंगे, जैसे सी एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, मीन्स एक प्रोसीजर के हिसाब से उसका प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है ना, वो भी हम आगे देखने वाले। बाद में वो फास्ट है, एफिशिएंट है। बाद में मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर मतलब क्या कि कोई भी पीसी है, मतलब पीसी टू पीसी वेरी नहीं करती है, मीन्स एक पीसी में यूज़ करते हैं हम लोग सी लैंग्वेज तो दूसरे में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पीसी डिपेंडेंसी नहीं होती है। बाद में स्टैटिक टाइप, मीन्स ऐसे चेंज नहीं हो जाती, जैसे इधर हमने कोई सी प्रोग्राम लिखा तो दूसरे पीसी में जाएंगे तो दूसरा मीन्स प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा, मीन्स वो स्टैटिक है। बाद में जनरल पर्पस लैंग्वेज है। बाद में रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। अब सी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि उसमें बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस मतलब प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ऐसा फंक्शन बिल्ट इन सी में दिए जाते हैं, जिसका हम यूज़ करके प्रोग्रामिंग को थोड़ी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाद में लाइब्रेरीज विथ रिच फंक्शन। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन है उनको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, वो लाइब्रेरीज में स्टोर होते हैं। बाद में सी इज़ अ मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल कैसे होती है कि उसमें सारे फंक्शनैलिटीज़ है हाई लेवल लैंग्वेज की, और कनेक्टिविटी है लो लेवल लैंग्वेज की। मतलब हम डायरेक्टली कंप्यूटर के कोर पार्ट में हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज बहुत ईजी है, मतलब ह्यूमन अंडरस्टेबल है, पर फिर भी हम हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। बाद में उसका वो पोर्टेबल है और इजी टू एक्सटेंड है। ये थे फीचर्स ऑफ सी प्रोग्राम। अभी कभी भी हमें ये क्वेश्चन आता है कि फीचर्स ऑफ सी प्रोग्राम लिखे, तो ये सारे सिर्फ लिस्ट आउट कर देने, ठीक है। बाद में आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में टोटल 6 सेक्शंस है। फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, उसमें क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। पहले सभी सेक्शंस को लिस्ट आउट कर देते हैं। फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, फिर है लिंक, फिर डेफिनेशन, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन, फिर मेन फंक्शन का पार्ट आता है, और बाद में सब प्रोग्राम सेक्शन, मीन्स उसमें ज़्यादा जो फंक्शन हम अलग से डिफाइन करते हैं वो सभी यहाँ पे आएंगे। अभी जीटीयू में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर लिखना है पहले, और एक एक सेक्शन को आपको ब्रीफ में समझाना है। अभी फर्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी, अगर मैं प्रोग्रामर हूँ तो मैं अपना कोड लिखना चाहता हूँ, और कोई उस अदर पर्सन उसको देखता है, तो ये किसने लिखा है, कब लिखा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता है, पर अगर लिखना लिखना है वो अच्छी प्रैक्टिस गिनी जाती है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, उसमें पहले तो बात तो क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है ना, वो कमेंट लाइन में लिखा जाता है। कमेंट कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, और एक है मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं, फर्स्ट एक बैक स्लैश इंटू स्टार, और ये स्टार्टिंग ऐसे होता है और एंडिंग भी ऐसे ही होता है, पहले स्टार फिर बैक स्लैश। इसके बीच में जो भी लिखोगे वो एक कमेंट की तरह ट्रीट होगा, और वो प्रोग्राम में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो पहले हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में अपना नेम लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में फाइल नेम मतलब हमने जिसका भी प्रोग्राम बना रहे हैं वो। बाद में डेट आज की है वो, और डिस्क्रिप्शन अबाउट जो भी हम बना रहे हैं वो। ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आएगा। अब आता है लिंक सेक्शन। अब लिंक सेक्शन है, उसमें क्या होता है कि हमने अभी देखा कि सी में ना बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है, ठीक है ना। वो सारे फंक्शन एक लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। अब जब भी हमें वो फंक्शन चाहिए हो हमारे प्रोग्राम में, तो उस मतलब लाइब्रेरी को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स में सारी चीज़ें अवेलेबल है, पर उस बॉक्स में से, और बॉक्स भी बहुत सारे, ठीक है। तो अब अगर हमको कोई भी चीज़ चाहिए तो हमको पहले उस बॉक्स को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस बॉक्स का नाम हम रखते हैं लाइब्रेरी, और जो हमें चीज़ चाहिए वो है फंक्शन, ठीक है ना। तो पहले हम लाइब्रेरी को कॉल करते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है,
प्री प्रोसेसर मीन्स जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो उससे पहले, प्री प्रोसेसर उससे पहले वो लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम से लिंक कर देगा। उसका काम, हैश इंक्लूड का काम क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम रन हो उससे पहले लाइब्रेरी हो उसको हमारे प्रोग्राम से लिंक करना, वो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव का काम होता है। अब हैश इंक्लूड के अंदर हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं। हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल है ना, वो एक जैसे हमने अभी देखा लाइब्रेरीज है तो लाइब्रेरीज का नेम होता है ना, उसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। जैसे ये stdio.h है तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, बाद में मैथ डॉट एच, तो वो सभी हेडर फाइल है। हेडर फाइल के अंदर सारे फंक्शन स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट, जैसे सभी तरह की हेडर फाइल होती है, ठीक है। सभी में अलग अलग तरह के फंक्शन होंगे। जैसे stdio.h है, उसमें कौन सा है, दो फंक्शन है, scanf और printf, जो किसके लिए यूज़ होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। फिर मैथ डॉट एच है, उसमें क्या होगा, सारे के सारे मैथ्स के फंक्शन होंगे, जैसे स्क्वायर रूट है, लॉग है, पावर है किसी का, तो वो सारे मैथ डॉट एच में स्टोर होंगे। बाद में स्ट्रिंग डॉट एच है, तो स्ट्रिंग के अलग अलग फंक्शन आएंगे, जैसे स्ट्रिंग लेंथ है, स्ट्रिंग कॉपी है, ठीक है। फिर साइज ऑफ स्ट्रिंग और डिफाइन करना हो तो वो सारे स्ट्रिंग डॉट एच में स्टोर होते हैं। तब जीटीयू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्ट एनी 3 हेडर फाइल विद दैट यूसेज, तो आपको कोई भी 3 आनी चाहिए। ये तो सिर्फ 3 लिखी है, वैसे ही को बहुत सारी हेडर फाइल होती है, तो आपको कोई भी 3 आनी चाहिए। और व्हाट इज हेडर फाइल, तो वो आपको थोड़ी डेफिनेशन आनी चाहिए, तो इधर डेफिनेशन भी लिखी है। द पार्ट ऑफ कोड इज यूज टू डिक्लेयर ऑल द हेडर फाइल्स विच विल बी यूज्ड in the program. This leads to compile being or told to link the header file to the system libraries, ठीक है। अब चलते हैं डेफिनेशन सेक्शन। अब डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है, अगर आपको कोई एक ऐसा कांस्टेंट की वैल्यू है जो पूरे प्रोग्राम में रिपीटेटिव टाइम्स यूज होती है, तो उसको आप एक वर्ड से लिंक कर देते हो, ठीक है ना। जैसे एरिया फाइंड करते हैं सर्कल का, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो आपको पाई की कितनी भी बार लिखना हो, जैसे मल्टीपल टाइम्स आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप कितनी बार पाई की वैल्यू लिखेंगे, 3.14, तो उतनी बार ना लिखनी पड़े, इसलिए हम एक उसको एक कांस्टेंट से मीन्स रिलेट कर देते हैं। जैसे क्या होता है कि पाई की वैल्यू, जैसे हमने देखा हैश डिफाइन, इधर क्या कौन सा डायरेक्टिव यूज होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन, ठीक है ना। तो हैश डिफाइन यूज होता है किसी भी ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। जैसे हैश डिफाइन पाई 3.14, ऐसे ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। तो हैश डिफाइन के बाद हमको कांस्टेंट का नेम लिखना है और बाद में उसकी वैल्यू लिखनी है, इधर सेमी कॉलन नहीं आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। हैश डिफाइन पाई 3.14 मतलब क्या, पाई जब भी हम पाई टाइप करेंगे तो उसकी जगह पे 3.14 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी ये पाई को क्या बोलते हैं, तो उसको मैक्रो बोलते हैं। A macro is a fragment of code that has been given a name. Whenever the name is used in program, it is replaced by the content of the macro. Means क्या होता है, मैक्रो मतलब पाई, जिसे हमने कोई भी एक हैश डिफाइन पाई 3.14 है तो वो एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना। अब जब भी हम पाई लिखेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी, ठीक है, तो उसको हम मैक्रो बोलते हैं। अब मैक्रो डेफिनेशंस आर नॉट वेरिएबल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड बाय प्रोग्राम कोड लाइक वेरिएबल्स। अभी पाई की वैल्यू है वो हमने मेन फंक्शन से पहले फिक्स कर दी है, क्या कर दिया, पाई की वैल्यू 3.14। अभी हम जब मेन फंक्शन के अंदर पाई को बुलाएंगे, मतलब पाई की वैल्यू लिखेंगे, तो वो अपने आप 3.14 आ जाएगा, पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमने उसको डिफाइन कर दिया है पहले ही। अब डिफाइन को मतलब मेन फंक्शन के अंदर फिर से उसका चेंज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर करेंगे तो वो एरर आ जाएगा। अभी ये बोला है कि सेमीकोलन नहीं लगाना है, और देर आर 2 टाइप्स ऑफ मैक्रोस, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो एंड फंक्शन लाइक मैक्रोस। अब ये तो डिटेल में इतना नहीं जाना है क्योंकि वे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक स्टैटिक वेरिएबल, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बोले तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं और हम कोई और प्रोग्राम भी बनाते हैं, जैसे अलग नाम का प्रोग्राम बना दिया हमने, जैसे हमारा प्रोग्राम है लर्न आई टी विथ पुशान डॉट सी, ओके, और दूसरा प्रोग्राम है लर्न डॉट सी, ठीक है, 2 प्रोग्राम हो गए। अब मैंने लर्न आई टी डॉट पुशान डॉट लर्न आई टी विथ पुशान डॉट सी है, उसमें मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया
जिसका नाम है सम, ठीक है। और सम की वैल्यू दे दी 1, सम इक्वल टू 1, ऐसे मैंने एक डिक्लेयर कर दिया ग्लोबल पार्ट में, ठीक है ना, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मेरे को जब लर्न डॉट सी में उसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो मुझे फिर से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया कि वो कभी भी किसी भी प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा जब हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो वो हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। तो वो हम अभी आगे देखते हैं और डिटेल में, ठीक है। अब आता है मेन फंक्शन। अब ये कोई भी सी प्रोग्राम हो उसमें मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी थियरी देख लेते हैं। एवरी सी प्रोग्राम नीड्स टू हैव द मेन फंक्शन, मैंने अभी बोला। ईच मेन फंक्शन कंटेन्स टू पार्ट, अ डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूशन पार्ट। मीन्स कोई भी मेन फंक्शन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक डिक्लेरेशन मीन्स आपने आपने कोई वेरिएबल बनाया, उसका वैल्यू आपने डिफाइन किया, और फिर उस वैल्यू को आप प्रिंट करवाएंगे या उस पर कुछ मैन्युपुलेशन करेंगे तो उसको एग्जीक्यूशन पार्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर द एग्जीक्यूशन पार्ट बिगेन्स विद द कर्ली ब्रैकेट एंड द एंड्स विद द कर्ली क्लोज ब्रैकेट। अब जैसे कोई भी मेन फंक्शन होता है ना, उसमें ये रिक्वायर होता है कि उसमें स्टार्ट एक कर्ली ब्रैकेट से हो और एंड भी कर्ली ब्रैकेट से हो, ठीक है। अब बोथ द डिक्लेरेशन एग्जीक्यूशन पार्ट आर इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये तो कॉमन है कि इधर इनसाइड लिखना है। कोई भी हम मेन फंक्शन में कुछ भी लिखते हैं तो इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस ही होना चाहिए, वरना कंपाइलर एरर आएगा, ठीक है। अभी आता है प्रोग्राम स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम द मेन फंक्शन। अब ऐसा सबको डाउट आता है कि ये जो ऐसा हमारे पास मेन फंक्शन तो है, पर उसमें अभी किधर इधर तो कभी इंट लिखते हैं, कभी वॉइड लिखते हैं, कभी इस ब्रैकेट में वॉइड लिखते हैं। तो उसका मतलब क्या है? जैसे देखिए ये है मेन, सिर्फ मेन भी लिखते हैं, कभी इंट मेन भी लिखते हैं, कभी वॉइड मेन भी लिखते हैं, फिर मेन और ब्रैकेट में वॉइड लिखते हैं, फिर वॉइड मेन वॉइड लिखते हैं, फिर इंट मेन वॉइड लिखते हैं। तो इन सब में डिफरेंस क्या है? तो बेसिक तो है ना, दो ही कैटेगरी है, एक है इंट मेन और एक है वॉइड मेन। अब मेन और सिर्फ ब्रेसेस है तो वो अभी के स्टैंडर्ड से इनवैलिड गिना जाता है। आपको उसका कोई भी डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन हो ना, उसका भी एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, कि वो आपको रिटर्न में क्या देगा, इंटीजर देगा। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं हो, उस फंक्शन का रिटर्न में कुछ भी नहीं देना है, मतलब वॉइड है। फिर इंट है, फ्लोट है, और बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इंट इंट के बाद मेन आता है, तो वो उसमें क्या होगा कि जब भी फंक्शन पूरा होगा, मतलब फंक्शन को कुछ भी रिटर्न करना हो तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा हमें। और जब भी वॉइड लिखा हो तब फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जैसे उसका एग्जांपल लेते हैं, द वॉइड मैन इंडिकेट्स दैट द मेन फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, बट इंट मैन इंडिकेट्स द मेन फंक्शन विल रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। When our program is simple and it is not going to terminate before reaching the last line of code, or code is error free, then we use void main। मतलब क्या है कि कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हम लास्ट में चले आते हैं और बाद में एरर फ्री प्रोग्राम है हमारा, मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोग्राम के बाहर निकल जाएगा। पर अगर एरर को रेक्टिफाई करना हो तो हमें इंट मेन लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार इंट मेन लिखेंगे तो ही वो प्रोग्राम से बाहर आके हमें एरर दिखा सकता है। वॉइड मेन में ऐसा नहीं हो सकता। अब इंट मेन है, उसका भी एक रूल है कि जब भी इंट मेन हम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें रिटर्न ज़ीरो की वैल्यू हमको लिखनी पड़ती है। जैसे वॉइड मेन में ना इसको नहीं लिखना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ऐसे अपने आप ही बाहर आ जा रहा है। पर इंट मेन में हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि अभी आपको प्रोग्राम से बाहर निकलना है, इसलिए हम रिटर्न ज़ीरो यूज़ करते हैं। अब चलते हैं सब प्रोग्राम्स पे। अब सब प्रोग्राम्स क्या होता है कि कोई अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर उसमें क्या होता है कि मेन फंक्शन है, ठीक है, उसके बाद में हम और एक फंक्शन बनाते हैं जो मेन फंक्शन को रिप्लेस नहीं करते, पर वो फंक्शन की हेल्प से हम मेन फंक्शन में कोई भी प्रोग्राम को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ठीक है, सी लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, वैसे हम अपना भी फंक्शन बना सकते हैं। अब उस फंक्शन को हमने बना तो दिया, पर उसको हमको जब प्रोग्राम में यूज़ करना होता है ना, तो उस फंक्शन को हम सब प्रोग्राम में लिखते हैं, ठीक है। जो फंक्शन बनाए ना, वो जो प्रोग्राम मतलब वो जो कोड होगा ना, वो हम सब प्रोग्राम सेक्शन में लिखते हैं। अब आगे चलते हैं टोकन सेंसी। अब टोकन है ना, वर्ड ऐसा है कि सब लोग कंफ्यूज होता है, पर टोकन एक सिंपल वर्ड है जिसका मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम। जैसे हमने लिखा प्रिंट एफ है, तो प्रिंट एफ को अलग एक सिंगल सिंगल लेटर्स में देखते हैं, जैसे PRINT और बाद में एफ। तो हमने सभी एक सिंगल स्मॉलेस्ट
लेटर को देखा हमने, ठीक है। स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट डिवीजन हो सकता है जो वर्ड का, वो है लेटर, तो उसको हमने इंडिविजुअली देखा, तो उसको एक टोकन बोलेंगे। जैसे पी है ना, वो एक अलग एड्रेस से स्टोर होगा। सी का प्रोग्राम है ना, वो एक ब्लॉक में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे प्रिंट एफ लिखा हमने, तो पी एक ब्लॉक में होगा, आर एक ब्लॉक में होगा, आई एक ब्लॉक में होगा, ठीक है। सभी लेटर्स एक एक ब्लॉक में स्टोर होने वाले हैं। अब उस स्टोरेज है, तो उस स्पेसिफिक ब्लॉक है ना, उसको एक टोकन बोलते हैं, ठीक है। टोकन में क्या है कि सभी एक एक चीज़ स्टोर होती है, ठीक है, तो उसको टोकन बोलते हैं। अब डिफाइन टोकन की वैल्यू आए तो सिर्फ ये इतनी सी डेफिनेशन है, जैसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। और आपको 6 टाइप्स ऑफ टोकन है, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कीवर्ड से आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग से स्पेशल सिंबल और ऑपरेटर है। आइडेंटिफायर्स में सारे वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कीवर्ड्स इन सी। अब कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स है प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स, मीन्स उसको हम बाद में किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स एक ऐसे स्पेसिफिक 32 वर्ड्स है जिसको हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है, इसलिए उनको डिफाइन कर दिया गया कि उसको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर. Keywords are part of syntax and they cannot be used as an identifier. आइडेंटिफायर मतलब क्या? हम जैसे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका नाम देते, कि वेरिएबल का नाम है सम, वेरिएबल का नाम है कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया पुशान है वेरिएबल का नाम, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। पर उस वेरिएबल का नाम इन 32 वर्ड्स में से कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे उस वेरिएबल का नाम ऑटो नहीं रख सकते, वैसे फोर नहीं रख सकते, डबल नहीं रख सकते। ये इस इन 32 वर्ड्स में से कोई भी नाम हम नहीं रख सकते, ठीक है ना। अब ऐसा जीटीयू में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, एक्सप्लेन रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर, ठीक है। अब हम आइडेंटिफायर देखते हैं। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर रिफर्स टू नेम गिवन टू एंटाइटीज सच एज वेरिएबल्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। अब कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया तो उसको नाम देना होता है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि नाम देना होता है, तो जो नाम देते हैं ना उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब आइडेंटिफायर का भी एक रूल है, अगर हमने वेरिएबल का नाम दे दिया जैसे पुशान, तो पुशान फिर रिपीट नहीं होना चाहिए। वो एक बार आ गया तो फिर दूसरे वेरिएबल का नाम हम पुशान नहीं रख सकते। पर सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब क्या? आप कैपिटल लिखते हो और स्मॉल लिखते हो, वो दोनों अलग गिना जाता है। जैसे पुशान में पी कैपिटल लिखते हैं तो वो अलग होगा, और पुशान में पी स्मॉल लिखते हैं तो वो भी अलग होगा। तो आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल है, वो देख लेते हैं। तो रूल 1 है, तो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जैसे हम वेरिएबल का कोई भी नाम लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा ना, वो या तो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। पर अंडरस्कोर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसा है सी में इनबिल्ट फंक्शंस में यूज़ होता है कि जिसमें अंडरस्कोर यूज़ हुआ है पहले से। तो अगर अंडरस्कोर लिखेंगे तो कभी कभी कंपाइलर में एरर भी आ सकता है, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। फिर मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। जब भी वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो उसमें इन तीनों के सिवा कुछ भी नहीं आना चाहिए। क्या सिर्फ क्या अलाउड है? लेटर अलाउड है, डिजिट्स अलाउड है और अंडरस्कोर अलाउड है। फिर ओनली 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। मीन्स व्हाट कि 31 कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स मतलब ए बी सी डी जो बोलते हैं ना, वो कैरेक्टर्स मीन्स ए टू जेड है वो 26 है, और बाद में और थोड़े कैरेक्टर्स है जैसे डॉलर है, परसेंटेज है, ठीक है, ऐसे वो सब कैरेक्टर्स बोले जाते हैं। फिर मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस। अब वाइट स्पेसेस नहीं आने चाहिए, मतलब ब्लैंक स्पेस जो हम रखते हैं ना, वो कोई भी वेरिएबल नेम या मीन्स कोई भी आइडेंटिफायर में नहीं आनी। वेरिएबल नेम हो, बाद में स्ट्रक्चर का नेम हो, फंक्शन का नेम हो, उस किसी में भी स्पेस, ब्लैंक स्पेस नहीं हम यूज़ कर सकते। उसकी जगह पे हम डैश यूज़ कर सकते हैं या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कांस्टेंट इन सी। अब कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे कोई वैल्यू है, जैसे हमें कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं आप। जैसे पाई है, पाई इक्वल टू 3.14 है, तो एक कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट की वैल्यू है ना, चेंज नहीं होती है विद टाइम। तो कांस्टेंट आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट प्रोग्राम मे नॉट अल्टर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। मीन्स क्या होता है, हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा तो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, बाद में वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब कांस्टेंट है ना, इसमें जीटीयू में क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या, दो टाइप के होते हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है।
न्यूमेरिक में भी दो दो टाइप के होते हैं, एक इंटीजर है एक रियल है। और कैरेक्टर में भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है और एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होते हैं वो कौन। अभी इसको डिटेल में देखते हैं। कांस्टेंट इन सी है ना, उसको कांस्टेंट को एक लिटरल भी बोला जाता है, ठीक है। कांस्टेंट और लिटरल दोनों सेम चीज़ है। अभी पहले देखते हैं इंटीजर लिटरल या फिर इंटीजर कांस्टेंट, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो आप। इंटीजर लिटरल कैन बी अ डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। अब ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल क्या है? वो एक नंबर सिस्टम है। जैसे हम क्या लिखते हैं 0 1 2 3 अप टू 10, या फिर मीन्स 10 का मीन्स डेसिमल सिस्टम है, वो क्या 10 डिजिट वाला सिस्टम है। फिर ऑक्टल है ना, वो 8 डिजिट वाला सिस्टम होता है, उससे आगे उसके आगे ओ यूज होता है। हेक्साडेसिमल है ना, उसमें ओ एक्स यूज होता है, ठीक है। तो वो हेक्साडेसिमल सिस्टम। ऐसे जो कोई भी ऐसे फॉर्म में लिखा हो जैसे ओ एक्स, तो उसको क्या है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, मीन्स वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ये एक नंबर ही है, मीन्स डेसिमल भी एक नंबर है, ऑक्टल भी एक नंबर है, हेक्साडेसिमल भी एक नंबर है। तो नंबर होता है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो उसको इंटीजर लिटरल बोलेंगे। बाद में होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल या फिर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो वो क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट एज अ इंटीजर पार्ट, अ डेसिमल पार्ट एंड अ फ्रैक्शन पार्ट, या फिर एक एक्सपोनेंशियल पार्ट भी होता है, ठीक है। उसका मतलब क्या है? जैसे हमने लिखा 3.14, तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.314 × 10, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? पॉइंट वाला भी है, मीन्स डेसिमल पार्ट भी है, और फ्रैक्शन पार्ट मीन्स पॉइंट को अगर हम 1 लिख सकते हैं तो उसको फ्रैक्शन पार्ट भी बोला जाता है। और एक्सपोनेंशियल पार्ट मीन्स उसको 10 के पावर में भी कुछ लिखा है। तो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन है एक नंबर का, तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बोलते हैं। बाद में होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। अब कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? हमारे पास A to Z है, तो वो सारे कैरेक्टर्स है। अब उस कैरेक्टर की वैल्यू मीन्स कैरेक्टर है ना, जैसे ए है तो उसका आस्की कोड होता है, तो वो एक फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे हमने कोई एक वेरिएबल है पुशान, उसको हमने कांस्टेंट कर दिया, किससे कि पुशान की वैल्यू हमेशा ए ही होने वाली है, तो वो एक कांस्टेंट हो गया। बाद में उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही होता है स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है कि पुशान है वैसे वेरिएबल है, उसमें हमने एक ऐसा लिख दिया कि ही हैज़ अ चैनल नेम लर्न आई टी विथ पुशान, ठीक है। ये एक हमने पूरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो पुशान वेरिएबल में हमने इतना स्टोर कर दिया, और उसके आगे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ कर दिया, ठीक है ना। तो वो चेंज नहीं होने वाला, बाद में पुशान की वैल्यू वही रहेगी, उसमें चेंज आ ही नहीं सकता। पर एक कभी जो रूल है वो याद रखते हैं, जैसे कैरेक्टर लिटरल है ना, वो सिंगल कोट में लिखा जाता है। सिंगल कोटेशन मीन्स एक कोट आएगा, और स्ट्रिंग लिटरल है वो डबल कोट में लिखा जाता है। इधर लिखा है कि स्ट्रिंग लिटरल और कांस्टेंट आर एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं वेरिएबल्स इन सी। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट अवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। वेरिएबल क्या है? आप इसको एक कंटेनर की तरह देख सकते हो। कंटेनर में हम कुछ भी डालते हैं, वैसे वेरिएबल में हम कुछ भी स्टोर करते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज है ना, उसको हम वेरिएबल बोल देते हैं। जैसे कंटेनर है उसको हमने वेरिएबल बोल दिया, और उसमें हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ईच वेरिएबल इन सी हैज़ अ स्पेसिफिक टाइप। अब वेरिएबल की भी टाइप होती है, जैसे इंटीजर है। वेरिएबल क्या, जैसे कंटेनर है, ठीक है, वो कितना बड़ा होता है वो तो डिफरेंट टाइप पे होता है। कोई इतना छोटा कंटेनर होगा तो उसमें हम थोड़ा सा लिक्विड स्टोर कर सकते हैं, बहुत बड़ा होगा तो उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं। वैसे वेरिएबल का भी टाइप होता है, एक होता है इंटीजर टाइप होता है, फ्लोट टाइप होता है, वो हम आगे देखेंगे कि डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अभी रेंज है ना, वो भी डिफर करती है वेरिएबल्स की। जैसे कोई छोटा वेरिएबल है मीन्स, छोटा वेरिएबल मीन्स मैं कंटेनर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, जो कोई छोटा कंटेनर है तो उसमें थोड़ी ही चीज़ें स्टोर हो सकती है। वैसे बड़ा कंटेनर है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो सकती है। तो उसकी रेंज होती है स्पेसिफिक कि इस कंटेनर में या इस वेरिएबल में इतनी चीज़ें स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो उसको रेंज बोलते हैं। अब आगे देखते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। अब स्कोप हमने अभी डिफाइन किया था कि एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक लोकल वेरिएबल होता है। अब लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है कि वो वेरिएबल हम सिर्फ अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा ये वाला चीज़ यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलते हैं ग्लोबल वेरिएबल पे। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल इज द प्रोग्राम
इज अ वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड द सब रूटीन। मीन्स क्या होता है कि मेन फंक्शन होता है उसमें हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे, और जो मेन फंक्शन होता है उससे आउटसाइड, उसके आउटसाइड जो भी हम डिफाइन करते हैं उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, इट इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। वो अभी हमने डिस्कस किया कि लोकल वेरिएबल है ना वो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है, और ग्लोबल वेरिएबल होता है वो फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाता है। अब लाइफ टाइम होता है, मीन्स लाइफ टाइम मीन्स क्या कि वो वेरिएबल का वो कब तक वैलिड है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल होता है जैसे प्रोग्राम पूरा होता है तो वो बाहर वो उसकी वैल्यू चली जाती है, बाद में वो स्टोरेज नहीं रहता। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल हमेशा वो वैल्यू को स्टोर करके रखता है। बाद में हम प्रोग्राम खत्म कर दे, दूसरा प्रोग्राम में स्टार्ट करें या किसी में भी करें, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू फिक्स रहती है। बाद में डेटा शेयरिंग है। ठीक है, डेटा शेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स एक प्रोग्राम में हमने कोई भी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर दी तो दूसरे प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल की वैल्यू हम शेयर नहीं कर सकते, वैसे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू शेयर कर सकते हैं। पर में पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स पासिंग टू रिक्वायर लोकल वेरिएबल टू एक्सेस द वैल्यू इन अदर फंक्शन। मीन्स अगर कोई लोकल वेरिएबल है उसको हमें दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करना हो तो उसमें पैरामीटर्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, पर ग्लोबल वेरिएबल में ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कि हम कुछ भी लिखे जिससे ही हम दूसरे प्रोग्राम में उसको यूज़ कर पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी एक्सेस बाय, तो लोकल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, एंड यू कैन एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स विद एनी स्टेटमेंट। और फिर मेमोरी स्टोरेज होते हैं, इट इज स्टोर ऑन अ स्टैक अनलेस स्पेसिफाइड। ठीक है, स्टैक अभी वो मेमोरी स्टोरेज का पार्ट है तो वो हम इधर यू मीन्स क्या डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और इट इज स्टोर इन अ फिक्स लोकेशन। स्टैक क्या होता है कि एक के ऊपर एक, जैसे हम क्या बुक लगते हैं बुक का स्टैक बोलते हैं, तो एक बुक के ऊपर दूसरी बुक मीन्स क्या रखी है हमने। तो स्टैक क्या होता है कि एक वेरिएबल के ऊपर एक वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर दूसरी वेरिएबल की वैल्यू रखी, तो पहला वेरिएबल अगर चला जाए ना तो सारी की सारी वैल्यू चली जाएगी। पर ग्लोबल वेरिएबल है ना वो उसका स्पेसिफिक एक लोकेशन होता है, वो वैल्यू कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं डेटा टाइप्स इन सी। अब डेटा टाइप्स है ना वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीटीओ के लिए, क्योंकि उसमें हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या होता है, एक्सप्लेन फोर बेसिक डेटा टाइप्स इन सी एंड प्रोवाइड टू हाउ टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ डेटा टाइप। मीन्स कोई भी डेटा टाइप है उसकी रेंज को हमें एक्सटेंड करना है तो वो कैसे करेंगे। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश द डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज। अब डेटा टाइप होता है ना वो जनरली फोर टाइप के होते हैं। एक प्रिमिटिव है, मीन्स बेसिक, जो मोस्ट बेसिक है वो उसको प्रिमिटिव में गिना जाता है। फिर एक डिराइव डेटा टाइप है, फिर यूजर डिफाइन होता है, और एक वैल्यूलेस मीन्स उसमें कुछ वैल्यू नहीं होती, उसको वॉइड डेटा टाइप बोलते हैं। तब चलते बेसिक में। बेसिक डेटा टाइप में क्या आता है, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल और वर्ड। अब जीटीयू क्या करता है कि फ्लोट और डबल को एक साथ गिनता है। क्यों, क्योंकि फ्लोट और डबल है ना वो फ्लोट का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, वो अभी हम देखते हैं। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर क्या, इंटीजर आर होल नंबर दैट कैन हैव बोथ जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। मीन्स इंटीजर में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं जो होल नंबर पार्ट की तरह से हो, मीन्स उसमें डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू ना हो, मीन्स डेसिमल पॉइंट वैल्यू ना हो। बाद में फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, वो सिंगल प्रिसीजन होता है, और उसकी जो स्टोरेज है वो 4 बाइट होती है अकॉर्डिंग टू 16 बिट कंप्यूटर। ठीक है, अभी जो स्टोरेज होता है ना कोई भी डेटा टाइप का वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी होता है। ठीक है, इसलिए उसको डिफाइन नहीं कर सकते, पर हमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि 4 बाइट किस में होती है, तो 16 बिट कंप्यूटर में। ठीक है, द साइज ऑफ फ्लोट मीन सभी डेटा टाइप की आपको साइज भी एज सच रिलेशनली हमको डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, बाद में चलते हैं डबल पे। अब डबल क्या है, डबल प्रिसीजन। जैसे फ्लोट है ना उसका प्रिसीजन है 7 डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक का प्रिसीजन देता है फ्लोट। तो डबल क्या है, उससे डबल है, मीन्स 7 आता है तो उससे डबल प्रिसीजन, मतलब 14 डिजिट तक का आपको प्रिसीजन मिलेगा। अब चलते हैं कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है ना वो कोई भी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए होता है। और कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है, वो आस्की टेबल है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड से उसके हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि जैसे ए कैरेक्टर है तो उसकी वैल्यू 97 प्री डिफाइंड है, तो वैसे स्टोर करेगा। और कैरेक्टर में क्या है, वो स्मॉलेस्ट मीन्स क्या है, स्मॉलेस्ट कंटेनर के या स्मॉलेस्ट वेरिएबल डेटा टाइप है। ठीक है ना, वो सिर्फ 1 बाइट स्टोर करता है। ठीक है, बाद में एक वॉइड आता है, वॉइड इज इनकम्प्लीट टाइप, मीन्स उसमें कुछ स्टोर कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ
वॉइड मतलब खाली, मीन्स उसमें कुछ है ही नहीं, उसको वॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी 4 बेसिक डेटा टाइप, या 5 भी बोल सकते हैं क्योंकि फ्लोट और डबल एक दूसरे का कोरिलेशन में है, ठीक है। बाद में चलते हैं बेसिक डेटा टाइप्स इन सी। अब बेसिक में डेटा टाइप्स है उसको एक्सटेंड कैसे करना है, ये ऐसा इधर प्रोग्राम प्रॉब्लम था कि प्रोविजन टू एक्सटेंड रेंज ऑफ फॉर अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स, मीन्स अगर इंट है, ठीक है, तो उसकी कोई रेंज प्री डिफाइंड है, जैसे 0 to 64,000 समथिंग है, तो वो इंट की प्री डिफाइंड रेंज है। अब हमें 64,000 तक हमने वैल्यू वैल्यू स्टोर कर दी इंट में, पर उसके बाद भी हमें स्टोर करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो वो जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू हम और एक बार एक्सटेंड कर देंगे। तो अगर एक्सटेंड करनी हो ना तो उसके आगे लॉन्ग लिखना पड़ता है, और उसको हमें अगर डिक्रीज करनी हो, मीन्स रेंज को डिक्रीज करनी हो, तो उसके आगे शॉर्ट लिखना होता है। तो एक्सटेंड करने के लिए क्या लॉन्ग लिखते हैं। अब लॉन्ग कैसे होता है, देखिए लॉन्ग लॉन्ग इंट होता है, जैसे ये है लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो उसकी साइज क्या है 8 है। फिर लॉन्ग इंट है तो उसकी साइज क्या है 4 है। और लॉन्ग लॉन्ग इंट अनसाइंड है उसकी भी 8 है, मीन्स क्या कि सिर्फ लॉन्ग इंट था उसकी साइज 4 थी, तो आगे और एक बार लॉन्ग लगाए तो उसकी साइज डबल होगी, ठीक है, 8 बाइट्स होगी, आप देख सकते हैं। वैसे ही रेंज है ना, वो देखिए इधर 0 से 4294 ये पूरा फिगर है, तो उससे ये रेंज मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि डबल ही होगी, पर वो मल्टीपल टाइम्स होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स। ये एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली पूछा जाता है कि ये 3 मार्क्स में आता है कि इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स इन सी है, उसको डेफिनेशन दीजिए। तो वो क्या होता है, इन्यूमरेशन डेटा इन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी। अब ये याद रखते हैं कि ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है, ये बिल्ट इन नहीं है, ये यूजर डिफाइंड मीन्स हम उसको डिफाइन करते हैं। इज यूज टू असाइन नेम्स टू द इंटीग्रल कांस्टेंट विच मेक्स द प्रोग्राम इजी टू रीड एंड मेंटेन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपको, आपने अभी स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ा है, मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आगे, तो उसमें क्या होता है कि कोई ग्रुप ऑफ कांस्टेंट है ना, उसको एक साथ आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसमें हम एरे या एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है, एरे का। तो एरे में क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू स्टोर कर दिया, बाद में सेकंड वेरिएबल का, फिर थर्ड वेरिएबल। एरे क्या है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल की वैल्यू होता है ना, वो एक साथ स्टोर करने का टूल है, ठीक है, डेटा टाइप है एक। तो वैसे इनम भी एक डेटा टाइप है जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। पर उसमें क्या होता है कि आपको सिंटेक्स ऐसा आता है, इनम इनम नेम। ये इनम खुद एक डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप है, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट ही स्टोर कर सकते हैं। एरे में क्या होता है कि आप कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, कांस्टेंट भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी स्टोर कर। पर इनम में क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट ही स्टोर किया जा सकता है, उसको इन्यूमरेटेड डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। ये आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है। बाद में चलते हैं टाइप कन्वर्जन इसी। अब टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई वेरिएबल लिखा, जैसे इंट a = 10, ठीक है, या फिर आपने कोई एक वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर दिया कि ए है, उसकी डेटा टाइप इंट है। बाद में आप इनपुट लेते हो ए की वैल्यू, और आपने भूल में ऐसा लिख लिया कि 10.1, ठीक है, तो कंप्यूटर को क्या लगेगा कि आपने तो इंट बोला था, पर अभी आप उसकी वैल्यू दे रहे हो 10.1, तो वो अपने आप ही इंटीजर की जो वेरिएबल का डेटा टाइप है वो इंट था, उसको चेंज कर देगा फ्लोट में। अब वो कैसे करेगा, वो उसकी हायरार्की है ना, वो इधर दी है, जैसे इंट है तो वो अनसाइंड इंट में, या ऐसे ऊपर है ना वैसे हम कन्वर्ट कर सकते, नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज यूजुअली परफॉर्म बाय द कंपाइलर व्हेन नेसेसरी विदाउट एनी कमांड्स बाय द यूजर। मीन्स इसको हमें बताना नहीं पड़ता कंपाइलर को कि आप क्या है कि इंट की वैल्यू है वो फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, वेरिएबल की डेटा टाइप है वो इंट से फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, वो बताना नहीं पड़ता है, वो कंपाइलर अपने आप कर देता है, उसको टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। अब जैसे अगर ऐसा भी वक्त आ सकता है कि अब हमको अपने आप चेंज करनी हो, कोई भी वेरिएबल हो उसकी पहले हमने डेटा टाइप इंट रखी थी, अब हमको उसकी फ्लोट करनी हो, तो हम टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। अब टाइप कास्टिंग क्या है, वो हम यूज़र खुद कर सकता है, और टाइप कन्वर्जन क्या है, वो कंपाइलर करता है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और टाइप कास्टिंग यूज़र खुद करता है। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, तो टाइप कन्वर्जन क्या है, दिस इज अ कन्वर्जन यूजुअली परफॉर्म बाय कंपाइलर व्हेन नेसेसरी विदाउट एनी कमांड बाय द यूज़र। तो ये एक डेफिनेशन हो गई कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। अब बाद में आपको एक एग्जांपल दे देना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डेटा टाइप हमने इंट रखी थी,
वो कंपाइलर अपने आप उसको फ्लोट में चेंज कर देता है जब आप फ्लोट की वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसको ये टाइप कन्वर्जन हुआ। ये सभी मैंने जो इधर इधर जो भी क्वेश्चंस लिखे ना वो जीटीयू में एक बार पूछे गए, वही इधर क्वेश्चन लिखा है, इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो इधर हमने लिख लिया है। अब चलते ऑपरेटर्स इन सी। अब ऑपरेटर्स का है ना, मोस्टली हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो होता ही है ऑपरेटर्स का, ये कंपलसरी है, आप इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी प्रोग्राम। तो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उसको आपको सभी ऑपरेटर्स के नेम याद रखने हैं। पहले आपको डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर बताता हूँ। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। तो ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है जिससे कंपाइलर को ऐसा पता चलता है कि आपको क्या काम करना है। जैसे प्लस है तो उससे क्या पता चलेगा कि आपको दो नंबर का एडिशन करना है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स है, सिर्फ प्लस नहीं है, वैसे कितने सारे ऑपरेटर्स है। देखिए इधर एरिथमेटिक है, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज एंड स्पेशल। स्पेशल ऑपरेटर है ना, उसमें भी दो आते हैं, कोमा होता है और साइज ऑफ होता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर पे। एरिथमेटिक ऑपरेटर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये तो सबको आता है कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और रिमाइंडर। अब ये जो परसेंटेज सिंबल है ना, वो मॉड्यूलस के लिए यूज होता है। मॉड्यूलस मतलब क्या है, जैसे आपने किया कि 2/4, ठीक है, 2/4 या फिर 4/2 करते हैं। चलिए अगर 4/2 किया तो क्या होगा, ऊपर 2 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। तो जो रिमाइंडर होता है ना वो मॉड्यूलस जो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर आपको निकाल के देगा। और जो हमको वैल्यू मिली डिवीजन की, वो डिवीजन ऑपरेटर हमको वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये 5 ऑपरेटर होते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर में। अब चलते हैं लॉजिकल में। लॉजिकल क्या है, एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर टर्न्स आइदर 0 और 1 डिपेंडिंग ऑन द वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना, उसका दो ही आंसर आ सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 कब होगा, जब एक्सप्रेशन फॉल्स है, और 1 कब होगा, जब एक्सप्रेशन ट्रू है। अब लॉजिकल ऑपरेटर है ना वो 3 टाइप के होते हैं। जैसे ये लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है और लॉजिकल नॉट है। एंड मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा कि 5 > 2, ठीक है, एंड एंड मीन्स लॉजिकल एंड बीच में यूज किया, और एक एक्सप्रेशन लिखा कि 3 > 2, तो 5 > 2 है, तो हाँ ट्रू है। तो ट्रू मतलब वो क्या कंसिडर करेगा, 1। फिर एंड है मीन्स लॉजिकल एंड है, फिर पूछा है कि 3 > 2, तो 3 > 2 है, तो है वो भी ट्रू है मीन्स 1। अब 1 और 1 दोनों बाजू 1 आता है ना, तब ये एंड की वैल्यू 1 होती है। जैसे कि अगर मैंने इधर लिखा हो कि 1 > 2, तो वो तो फॉल्स हो जाता, तो जो एंड रिटर्न करता वो फॉल्स होता। मीन्स क्या, लॉजिकल ऑपरेटर में 1 और 0 के ऊपर से ही आपको रिजल्ट मिलता है कि ये कंडीशन को चेक करता है, दोनों कंडीशन को। और ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, मीन्स क्या, आपको दो ऑपरेंड चाहिए, आपको दो कंडीशन चाहिए। जैसे इधर भी एक कंडीशन होनी चाहिए, इधर भी एक कंडीशन होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू होती है तो एंड ट्रू होगा। और में क्या होता है, कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, दोनों ट्रू होती है तो भी अच्छा है, और अगर एक ट्रू होती है तो वो 1 मीन्स ट्रू आपको रिजल्ट में देगा। नॉट में क्या होता है, जो भी आप देते हो ना उसका उल्टा आपको रिजल्ट में मिलता है। जैसे अगर आपने ट्रू दिया तो आपको फॉल्स बताएगा, और आपने फॉल्स दिया तो आपको ट्रू बताएगा। अब चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर इन सी। रिलेशनल में क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स, ठीक है। वो अगर चेक करता है, जैसे हमने अभी देखा 5 > 2, तो वो किससे किससे चेक होगा, ग्रेटर देन से चेक हुआ। तो ग्रेटर देन क्या है, वो एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। वैसे कितने, देखिए 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर है। इक्वल इक्वल, अब इक्वल टू जब को हमको यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली इक्वल टू नहीं यूज़ करते, 2 बार इक्वल टू की साइन यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। अगर सिंगल टाइम इक्वल टू की साइन आप यूज़ करते हो तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है, वो रिलेशनल नहीं रहता, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब डबल इक्वल टू है तो उसका मीनिंग क्या है, इक्वल टू है। ग्रेटर देन है मीन्स ग्रेटर देन, ये लेस देन है। ये नॉट इक्वल टू है, फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। बाद में चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट का मतलब क्या है, कोई भी वेरिएबल है ना, उसमें आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे हमने ऐसा देखा कि a = 5,
तो 5 वैल्यू है वो वेरिएबल ए में स्टोर हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर भी 6 काइंड के होते हैं। इक्वल टू है, प्लस और इक्वल टू। प्लस और इक्वल टू का मतलब क्या है, ए प्लस और इक्वल टू बी लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, प्लस और इक्वल टू लिखते हैं ना, तब मतलब ए इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे उसको माइंडसेट में गिना जाता है। ठीक है, फिर फिर क्या है कि माइनस और इक्वल टू है। ठीक है, माइनस और इक्वल टू में क्या होता है कि ए इक्वल टू ए माइनस बी। फिर होता है मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू, तो ए इक्वल टू ए इंटू बी। फिर डिवीजन और इक्वल टू, तो ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। और मॉड्यूलस और इक्वल टू मीन्स ए इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी। ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर पूरा हो गया। अब चलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। तो सी प्रोग्राम हैज टू ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई वैल्यू दी हो, जैसे 3 है, तो अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू मिसाल अगर प्लस प्लस 3 लिखते हो, ऐसे लिखा नहीं जा सकता। पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो कोई भी वेरिएबल पे ही अप्लाई हो सकते हैं, वो कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं हो सकते। जैसे हमने कोई वेरिएबल ले लिया ए, उसकी वैल्यू हमने 3 डिफाइन कर दी। अब अगर हम प्लस प्लस ए लिखते हैं तो ए की वैल्यू एक एक मीन्स ए इक्वल टू ए प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3 थी तो ए प्लस वन हो गया मतलब 4। फिर से हम प्लस प्लस ए करते हैं तो ए की वैल्यू ए इक्वल टू ए प्लस वन मीन्स 4 प्लस वन, तो क्या हो गया 5। वैसे ही माइनस माइनस होता है, अगर ए माइनस माइनस करते हैं तो ए की वैल्यू 3 थी, ए माइनस माइनस करेंगे तो 3 माइनस वन मतलब 2। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है डी पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अब पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या कि आपने जैसे कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद में वो वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, उसको पोस्ट बोलते हैं। और प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, आपने जो प्रोग्राम लिखा है ना उससे पहले ही उसकी वैल्यू प्री इंक्रीमेंट हो जाएगी, मीन्स इंक्रीमेंट हो जाएगी, बाद में वो आपका कोई फंक्शन में वो वैल्यू पुट करेगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट का। अब चलते हैं कंडीशनल। अब कंडीशनल ऑपरेटर है ना, ये एक टर्नरी ऑपरेटर है और ये एक इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ना ये इफ एल्स को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए आपको कोई वेरिएबल दिया हो, उसको इसका सिंटेक्स क्या है, देखिए वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन 1, फिर ये क्वेश्चन मार्क आता है, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर कॉलन आता है, फिर एक्सप्रेशन 3। अब इसका मतलब क्या है, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो वो एक्सप्रेशन 2 की तरफ जाएगा, और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो वो एक्सप्रेशन 3 की तरफ जाएगा, मीन्स एक्सप्रेशन 2 को वो निगलेक्ट कर देगा। वैसे मतलब अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन 2 की तरफ गया तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन 2 से जो मिलेगा वो। और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो वो एक्सप्रेशन 3 की तरफ गया तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है, वो जनरली इफ एल्स की जगह पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। ये बीट वाइज ऑपरेटर है ना, वो बीट लेवल पे क्या मैनिपुलेशन करता है। बीट लेवल मतलब क्या होता है कि एक जैसे हम 1 है, ठीक है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। वैसे 2 होता है, ठीक है, तो 0 1 है, वैसे एक मीन्स 1 1 है उसको 2 बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही हम सभी नंबर से उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, और उस पर जो भी बीट वाइज बीट मीन्स बीट क्या होता है कि 4 बीट इक्वल टू 1 बाइट होता है। ठीक है, तो बीट वाइज हम अगर कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है ना, तो उसको बीट वाइज ऑपरेटर की तरह से हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो उसमें कौन से ऑपरेटर होते हैं, एंड है, फिर और है, फिर बिटवाइज एक्सक्लूसिव मीन्स एक्सॉर, फिर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, फिर लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। अब ये सारे ऑपरेटर है ना वो थोड़े सच बीट में यूज़ होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जैसे बीट वाइज एंड है तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने 2 लिया उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, 1 1 आया, और फिर 3 लिया, 3 है उसमें क्या आएगा कि 3 को आपने बाइनरी कन्वर्ट किया। अब दोनों की बीट वाइज वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जैसे 2 में इधर 1 लिखा है और 3 में इधर 0 है, तो एंड मतलब क्या, दोनों में से 1 होना चाहिए तो वो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो 0 रिटर्न करेगा। तो एडिशन है ना उसको बिटवाइज से भी किया जा सकता है। कैसे कि आपको पहले उसको बाइनरी वैल्यू लिखनी है, बाद में उसका अगर आप एंड लेते हैं ना या फिर और लेते
तो उससे आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर है जो हम एरिथमेटिक ऑपरेटर के रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा भी कभी भी हायर जैसे गेट है तो उसमें, गेट एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अगर बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हो एडिशन की जगह पे, तो वो कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, तो उसके लिए और यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, बिटवाइज और। तो वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स इन सी। और स्पेशल ऑपरेटर है ना, दो ऑपरेटर्स है स्पेशल ऑपरेटर्स सी में, एक है कॉमा ऑपरेटर और एक है साइज ऑफ ऑपरेटर। अब कॉमा ऑपरेटर है ना वो सिंपल है, वो यूज टू लिंक रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। जैसे हम क्या लिखते हैं, ए ग्रेटर देन बी कोमा सी ग्रेटर देन बी। तो ये कॉमा जो हमने यूज़ किया मीन्स दो एक्सप्रेशन होते हैं उसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट, दोनों के बीच में कॉमा लगाते हैं जिससे हम क्या डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसलिए कॉमा ऑपरेटर का यूज़ हो जाता है। अब चलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर पे। साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी आपको डेटा टाइप पता है, जैसे आपने कोई वेरिएबल लिया ए, उसकी आपने डेटा टाइप डिक्लेयर की इंट, तो उस वेरिएबल का साइज क्या होगा वो हमें चेक करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि आप साइज ऑफ ए लिखेंगे ना तो वो आपको साइज बता देगा कि इंट की वैल्यू, जो इंट है, ठीक है, साइज ऑफ इंट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मीन्स ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू, उसकी क्या साइज क्या होगी, ठीक है ना, वो आपको बताता है। अब ये साइज है ना कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करती है, क्योंकि किसी का 16 बिट कंप्यूटर होता है, किसी का 32 बिट कंप्यूटर होता है, किसी का 64 बिट कंप्यूटर होता है। तो सभी अलग अलग साइज ये वेरी करती है कंप्यूटर के हिसाब से, ठीक है। अब चलते हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। तो ये भी एक जनरल क्वेश्चन है ऑपरेटर्स का, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्क्राइब प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स विथ एग्जांपल। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, इसके आपको 4 मार्क मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहले प्रेसिडेंस की डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस determines the grouping of terms in an expression and decide how the expression is evaluated। जैसे आपके कोई एक्सप्रेशन दिया है ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी मॉड्यूलस ई, तो पहले कौन सा करेंगे आप, इसकी वैल्यू है ना डिफर कर सकती है। जैसे हम छोटे थे तब पढ़ते थे बोर्ड मास रूल, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, फिर डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर एडिशन आएगा, फिर सब्सट्रैक्शन आएगा। तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर था जिसके हिसाब से हम सॉल्व करते थे। वैसे ही कंप्यूटर में भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसके हिसाब से ही वो कोई भी ऑपरेटर है ना उसको सॉल्व करता है। तो वो किससे डिफाइन होता है, वो प्रेसिडेंस से डिफाइन होता है। जैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस है उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन ये डेफिनेशन ये है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज परफॉर्म फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन ऑपरेटर्स विथ डिफरेंट प्रेसिडेंस। कि जैसे प्लस है, ठीक है, बाद में मल्टीप्लिकेशन है, बाद में डिवीजन है, फिर उसमें एंड लॉजिकल एंड आ जाए, लॉजिकल और आ जाए, तो कौन सा आपको ऑपरेटर पहले मैनिपुलेट करना है वो कैसे पता चलेगा, वो प्रेसिडेंस से पता चलेगा। अब ऐसा भी आ जाता है कि जब ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस होती है ना वो एक जैसी हो जाए, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो उसकी प्रेसिडेंस एक जैसी रहती है, तो तब क्या करेंगे, तब आपको एसोसिएटिविटी का यूज करना है। एसोसिएटिविटी क्या है कि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज यूज टू व्हेन टू ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन अ सेम एक्सप्रेशन। तो अभी हम देखते हैं, जैसे ये एक टेबल है जिसमें बताया गया है कि किसका ज़्यादा है, मीन्स किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो इधर देखते हैं कि ये है, तो एडिटिव है तो ये प्लस माइनस है, और मल्टीप्लिकेटिव है तो ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो ये तीनों का प्रेसिडेंस तो सेम ही है, पर एसोसिएटिविटी अलग होती है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। जैसे इधर क्या है कि मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पर इन तीनों का प्रेसिडेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में। अब नेक्स्ट चलते हैं इनपुट आउटपुट में, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट में क्या है, जनरली 3 तरह के डिफाइन किया गया है, गेट सी एच ए आर और पुट सी एच ए आर, ठीक है। वो क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट या आउटपुट देने के लिए यूज़ होता है। वैसे ये होता है एक पुट एस और गेट एस। अब गेट एस और पुट एस है ना उसका भी एक डिफाइनेड फंक्शन है, क्योंकि वो क्या होता है कि अगर हम कोई कैरेक्टर इनपुट करते हैं
तो तुरंत ही उसको प्रोग्राम में भेज देते थे, वो वेट नहीं करता कि हम एंटर प्रेस करें, ठीक है। फिर एक होता है प्रिंट एफ और एक स्कैन एफ, वो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट, ठीक है। तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता है, गेट कैरेक्टर और क्या पुट कैरेक्टर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गेट कैरेक्टर फंक्शन रीड्स द नेक्स्ट अवेलेबल कैरेक्टर फ्रॉम द स्क्रीन एंड रिटर्न इट एज एन इंटीजर। दिस फंक्शन रीड्स ओनली सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। तो ये दोनों फंक्शन है ना, उसका एक ही सेम कॉमन है कि ये एक ही कैरेक्टर को एक टाइम पे रीड करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको ऐसे वेरिएबल नेम, इसका सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल नेम इक्वल टू गेट कैरेक्टर, ठीक है, और ऐसे लिख देना है। तो अगर आपको प्रोग्राम में आया कि गेट कैरेक्टर में मीन्स आपने एस प्रेस किया तो गेट कैरेक्टर में स्टोर हो जाएगा, बाद में वो गेट कैरेक्टर से बाहर निकल गया, फिर वो आगे का जो भी आपको फंक्शन होगा वो उसको डिक्लेयर करेगा, ठीक है। पर पुट कैरेक्टर में क्या होता है, तो वो एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है। फिर आप वेरिएबल में कुछ भी लिख देंगे, जैसे पुशान लिख दिया, तो गेट कैरेक्टर है ना, वो सिर्फ फर्स्ट जो कैरेक्टर होते हैं उसको ही लेगा, तो पी को ही लेगा। और पुट कैरेक्टर भी अगर पुशान है तो उसमें पी को ही प्रिंट करेगा, दूसरे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अब चलते हैं गेट एस और पुट एस में। अब गेट एस फंक्शन रीड्स अ लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, मतलब एस टी डी आई मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, मीन स्टैंडर्ड इनपुट में कुछ भी आ सकता है, जैसे आप कोई भी लाइन लिख देते हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कि आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो, मतलब जैसे आपने पहले पुशान लिख दिया, फिर मॉड्यूलस लिख दिया, फिर एंड लिख दिया, फिर बैक स्लैश लगा दी, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है। आपको प्रॉपर एक स्टैंडर्ड इनपुट है वो आप दे रहे हो। फिर डेफिनेशन क्या कहती है कि गेट एज फंक्शन रीड्स अ लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट इनटू द बफर पॉइंट बाय द string pointer until either a terminating new line or EOF occurs। अब इसका मतलब क्या है कि ये अब कंटिन्यूस लाइन में जैसे आप लिखते ही जा रही है, जैसे आपको बोला कि ये गेटेस क्या करता है, आपने अगर इनपुट देना है तो आप कीबोर्ड में लिखते जा रहे हैं, पुशान दिस इज पुशान एक्सप्लेनिंग द वीडियोस इन, ये चैनल का नाम है, ये कुछ भी अगर आप सिंगल लाइन में लिखते ही जा रहे हैं तो ये इनपुट लेता जाएगा। पर जब भी आप एंटर प्लेस करेंगे मतलब आप न्यू लाइन में आ गए। टर्मिनेटिंग अ न्यू लाइन मीन्स क्या होता है कि आप न्यू लाइन में आ गए तब इसका इनपुट खत्म हो जाता है। वैसे पुट एस में क्या होता है कि इनफाइनाइट तक आप जितना भी लाइन में लिखते जाएंगे ना, ठीक है, उतना आपको डिस्प्ले कर देगा, पर वो न्यू लाइन में डिस्प्ले नहीं करेगा, वो सीधा का सीधा लाइन में कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है ना। तो टर्मिनल में सीधा सीधा इनपुट आउटपुट देगा, ठीक है, डायरेक्टली आपको एक लाइन स्किप करके ऐसे नहीं देगा, ठीक है ना। तो वो पुट एस और गेट एस है। अब मेन डिफरेंस बिटवीन द टू फंक्शन इज मीन्स पुट एस मीन्स गेट एस और स्कैन एफ में फंक्शन डिफरेंस क्या है कि स्कैनएफ स्टॉप्स रीडिंग कैरेक्टर व्हेन इट एनकाउंटर्स अ स्पेस। कि जब स्कैनएफ में अगर हम लिखते हैं जैसे स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा ए, तो ए की वैल्यू हम स्कैन करते हैं, तो उसमें अगर वन फिर स्पेस दबाया आपने प्रेस कर दी ना, तो वो फिर ए की वैल्यू वन ही कंसिडर करेगा, पर स्पेस के बाद की वैल्यू वो कंसिडर नहीं करेगा। पर पुट एस गेट एस में क्या होता है, वो करता ही जाएगा जब तक आपका न्यू लाइन नहीं आएगा, ठीक है ना। बाद में स्पेस होगा या कुछ भी होता है वो रीड करता ही जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ पे। स्कैन एफ और प्रिंट एफ क्या है कि स्कैन एफ फॉर्मेटेड स्कैन फॉर्मेटेड है और प्रिंट एफ प्रिंट फॉर्मेटेड है। स्कैन एफ में ना कुछ भी आप इनपुट ले सकते हैं, इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि एक कैरेक्टर ही लिया, एक लाइन ही लिया, कुछ भी इनपुट ले सकते हो उसमें। पर कुछ भी कैसे ले सकते हैं, उसमें आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आपको कोई इंटीजर का इनपुट लेना है तो आपको परसेंटेज डी यूज़ करना पड़ेगा। आपको कोई फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ करना है तो परसेंटेज एफ यूज़ करना पड़ेगा, वो भी अभी हम देखते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि द स्कैन एफ फंक्शन रीड्स द इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम एंड स्कैन्स द इनपुट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट प्रोवाइडेड, ठीक है। तो अगर आपने स्कैन एफ में कुछ रीड किया मीन्स आपको ये इनपुट किया, तो पहले कंप्यूटर उसको रीड करेगा। और रीड कैसे करेगा, जैसे उसको बताया गया है, जैसे हमको स्कैनएफ में बताना पड़ता है कि आपको क्या रीड करना है। जैसे इंटीजर रीड करना हो तो उसको बताना पड़ता है परसेंटेज डी, मतलब वो क्या सिर्फ इंटीजर ही रीड करेगा। अगर आपने इंटीजर के अलावा कुछ इनपुट दिया है, ठीक है, तो वो जैसे आपने फ्लोट इनपुट दे दिया, जिस इंटीजर आपको पहले क्या इंटीजर इनपुट लेना था और आपने भूल से ऐसा लिख लिया कि 3.141567, तो वो सिर्फ 3 ही गिनेगा, ठीक है ना, पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू वो निगलेक्ट कर देगा।
वैसे प्रिंट एफ फंक्शन क्या है? प्रिंट एफ फंक्शन राइट्स द आउटपुट। अगर प्रिंट एफ में ना आप कुछ भी आउटपुट दे सकते हो, जैसे कैरेक्टर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, नंबर हो गया, कुछ भी आप आउटपुट की तरह से दे सकते हो। अब द फॉर्मेट कैन बी सिंपल कांस्टेंट स्ट्रिंग बट यू कैन स्पेसिफाई। मीन्स आप क्या कर सकते हो कि आपको क्या इनपुट लेना है स्कैनर में, तो आपको स्पेसिफाई करना होता है। जैसे मैंने बताया कि इंटीजर के लिए परसेंटेज डी होता है, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी होता है, फिर परसेंटेज एस होता है स्ट्रिंग के लिए, परसेंटेज एफ होता है फ्लोट के लिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसका आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ना, उसमें ये दोनों फंक्शन है ना वो स्टोर होते हैं। स्कैनएफ और प्रिंटएफ का स्टोर होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ फॉर्मेटेड आउटपुट और यूजिंग प्रिंटएफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन, तो आपको ये थोड़ी पहले डेफिनेशन लिख लेनी है और एक एग्जांपल लिख लेना है। अब चलते हैं, हमने देखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वो क्या होता है? परसेंटेज सी है तो वो सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए होता है। फिर परसेंटेज डी है वो डेसिमल इंटीजर को, परसेंटेज ई है तो वो क्या करना है, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को, वैसी परसेंटेज एफ पी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को, वैसे डिफरेंट डिफरेंट आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। अब जेटीओ में ये क्वेश्चन आया था कि परसेंटेज एस और परसेंटेज सी है, उसके स्पेसिफिकेशन है, उसमें डिफरेंस क्या है? तो परसेंटेज एस है वो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए होता है, परसेंटेज सी सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए होता है। तो यही आपको सिर्फ बताना था। वैसे ही एक क्वेश्चन आया था कि परसेंटेज एल और परसेंटेज डबल डॉट, तो ये क्या होता है? परसेंटेज एस है ना वो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए होता है, परसेंटेज डबल डॉट है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट में, तो स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स मीन्स आपको आपने स्ट्रिंग लिखी, सिर्फ वर्ड्स है स्ट्रिंग में। जैसे माय नेम इज पुशन, ये एक स्ट्रिंग है, तो उसको रीड करने के लिए आप ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं गेट सी एच और पुट सी एच फंक्शन। अब ये क्या है? गेट सी एच द इनपुट फंक्शन नीड्स विदाउट इकोइंग। अब विदाउट इकोइंग मतलब क्या? आपने कोई भी वैल्यू इनपुट कर दी तो उसको एंटर की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप वो वैल्यू ले लेगा। ठीक है, और ये सिंगल कैरेक्टर रीड करता है, इसलिए आपको एंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही वैल्यू ले लेता है और स्टोर कर देता है वेरिएबल। वैसे ही पुट सी एच क्या है? वो अपने आप ही आपको प्रिंट करके दे देगा, आपको उसमें भी एंटर दबा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही गेट सी एच ही क्या है? द इनपुट फंक्शन रीड्स विथ इको। विथ इको मतलब क्या है? आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा तब वो रीड करेगा, वो भी एक सिंगल कैरेक्टर ही रीड करता है। वह ये गेट सी एच ए आर जैसा ही है। ठीक है, गेट सी एच ई भी। अब चलते हैं डिफरेंस बिट, ये भी एक जीटीओ में क्वेश्चन आया था कि गेट सी एच ए आर और स्कैन एफ के बीच में डिफरेंस बताए। तो स्कैन एफ में क्या होता है? सी फंक्शन रीड्स इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल एनकाउंटरिंग अ वाइट स्पेस। मीन्स ये वाइट स्पेस तक ये इनपुट लेता है और ये न्यू लाइन तक ये एक इनपुट लेता है। ठीक है, अब सॉरी गेट सी एच ए आर है, तो गेट सी एच ए आर में क्या होता है? एक ही कैरेक्टर का इनपुट लेगा, उसको तो क्या है बाद में आप कुछ भी लिखो वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर का इनपुट लेता है। बाद में स्कैन एफ फंक्शन टेक्स फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड वेरिएबल्स विद देयर एड्रेस। मीन्स स्कैन एफ में जो भी आप स्टोर करेंगे ना उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा। और गेट सी एच ए आर है ना, उसमें ऐसा नहीं होगा। गेट सी एच ए आर फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स। ठीक है ना, तो आप स्कैन एफ है ना उसमें पैरामीटर्स लगा सकते हैं कि इसको इस एड्रेस पे स्टोर करना है, पर गेट सी एच एल में आप ऐसा नहीं कर सकते। बाद में स्कैन एफ रीड्स डेटा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट स्पेसिफायर। मतलब स्कैन एफ में क्या होता है? आपने अगर इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी उसको यूज़ किया है तो वो सिर्फ इंट को ही रीड करेगा। वैसे गेट सी एच ए आर को सिर्फ कैरेक्टर के रीड करेगा, उसमें दूसरा कुछ रीड नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं बेसिक प्रोग्राम्स पे। तो ये जो बेसिक प्रोग्राम्स है ना वो आपको जनरली पूछे जाते हैं। ये जो ट्राइंगल वाला है तो ये लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैंने थोड़े बहुत प्रोग्राम है उसको लिस्ट आउट किया है। तो अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपको सिर्फ क्या है कॉन्सेप्ट समझना है, प्रोग्राम का रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसकी फॉर्मूला थी वो 5th से हम पढ़ते आ रहे थे। फॉर्मूला क्या होती है? पहले आपको एस की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एस मतलब क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए बी सी है ना वो आपको पहले इनपुट लेना होता है। ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे? एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। आपने पहले एस की वैल्यू फाइंड की, बाद में एरिया की फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, मीन्स एस माइनस फर्स्ट साइड इंटू एस माइनस सेकंड साइड इंटू एस माइनस थर्ड साइड। अगर आपको ये फॉर्मूला आती है तो आप
फॉर्मूला तो सबको जनरली आनी ही चाहिए, क्योंकि ये फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हैं तो ये सबको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो ठीक है, आप अभी देख लीजिए कि एरिया की ये फॉर्मूला होती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो क्या है कि आपको math.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट है ना, वो फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन तो है, पर उसको आप एक हेडर फाइल में स्टोर्ड है, तो उस हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यही एक ये प्रोग्राम में सिर्फ जो डिफिकल्ट पार्ट था ना वो यही था कि इंक्लूड math.h, आपको एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, बाद में आप स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर आपको क्या करना है कि आप इनपुट लेंगे ट्राइंगल की साइड्स का, जैसे मैंने इधर 4 5 6 लिया है, तो 4 5 6 है, उसका एरिया क्या निकलेगा 9.92, ठीक है, ये आ गया। अब चलते हैं टेम्परेचर यूनिट कन्वर्जन। ये भी एक प्रोग्राम है जो दो तीन बार आ चुका है। इसमें क्या होता है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन होता है। सेल्सियस भी एक टेम्परेचर का यूनिट है, फ़ारेनहाइट भी एक टेम्परेचर का यूनिट है। तो इसमें जब कन्वर्जन करना हो ना तब ये इसका ये ऐसा प्रोग्राम लिखा जाता है। अब इसकी फॉर्मूला है ना वो बहुत सिंपल है, F इक्वल टू 9/5 C+32, ये फॉर्मूला है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन करने की। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इनपुट लेना है सेल्सियस में जो टेम्परेचर की वैल्यू है उसको, और बाद में फ़ारेनहाइट वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। अब चलते हैं स्वैपिंग नंबर्स, ठीक है। तो उसमें ये एक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सारे लोग। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पहले ए और बी है, उसकी वैल्यू आपको इनपुट लेनी है। जैसे ए की वैल्यू आपने ली 1 और बी की वैल्यू ली आपने 2। बाद में आपको क्या करना है, ए की वैल्यू में बी की वैल्यू स्टोर करनी है और बी की वैल्यू में ए की वैल्यू स्टोर करनी है। मीन्स ए की वैल्यू अब 2 हो जानी चाहिए और बी की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। पहले क्या था, ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू 2 थी। तो अब उसको स्वैपिंग करना हो ना, तो इसलिए आपको तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या करना है, पहले आपको तीसरे वेरिएबल है ना उसको ए के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू तीसरे वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब ए में आपको बी की वैल्यू स्टोर कर देनी और बी में आपको जो हमने तीसरा वेरिएबल डिफाइन किया था उसकी वैल्यू स्टोर कर देनी। जिससे क्या होगा, अब आप नंबर प्रिंट कराएंगे तो आपको ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। अब चलते करंट डेट एंड टाइम। अब ये है ना, ये एक इनबिल्ट हेडर फाइल है जो इनबिल्ट फंक्शन है उसका यूज़ करके निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, हैश इंक्लूड टाइम.h उस हेडर फाइल का यूज़ होता है और इससे हम करंट डेट एंड टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्या होता है, आपको ये पहले हेडर फाइल डिफाइन करनी पड़ती है टाइम.h, और उसमें फंक्शन है सी टाइम। सी टाइम है ना वो एक फंक्शन है, वो करंट डेट और टाइम प्रिंट करने के लिए यूज़ हो जाता है। और ये टी हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी डेटा टाइप भी आपको याद रखनी है, टाइम_t, ठीक है। ये एक डेटा टाइप है और उससे हमने ये डेटा टाइप भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी और ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो आपको ये से करंट डेट एंड टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।